हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जे एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 1988 तक जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सब कुछ वहां हमने कंप्लीट कर दिया इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये सारा का सारा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो भी वीडियोस आ रहे हैं ना, एक प्लेलिस्ट में जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज वाला जो प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट एक्सेस करोगे, सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक साथ। और ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक बार देखो, उसमें सारे चैप्टर्स उसमें लाइन वाइज किए हुए हैं, मैंने उसको सजा के भी रख दिया लाइन वाइज, तो वहां से तुम सारे सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 1989 से 1993 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो टोटल 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस देख के 5 क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। 5 क्वेश्चंस अपने आप में 15 क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस के देखोगे ना तो मल्टीपल बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे तुमको, है ना, बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे इसमें। देखो बहुत सारे पार्ट्स है, तो 5 क्वेश्चंस मतलब ये अपने अपने आप में 15 क्वेश्चंस के बराबर है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए रहते हैं ना, उसके बेसिस पे अपनी थ्योरी तैयार कर लेते हैं। जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जो इलस्ट्रेशंस लेते हैं या फिर जो थ्योरीज लेते हैं, वो इस क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर वो बना लेते हैं पूरा का पूरा। तो खैर वो हमारा डिस्कशन नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझो। ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 1989 का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था उस जमाने में। 1989 में 8 नंबर का ये क्वेश्चन था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं 8 नंबर का रखने का, ठीक है। खैर क्वेश्चन में बोला गया है, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू वन एंड ऑफ द मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड। तो यहां पर एक क्या गया, एक पॉइंट मास को हमने कनेक्ट किया, जिसका मास m है, ये एक मासलेस रॉड में कनेक्ट किया गया है। दिस रॉड इज मासलेस, रिजिड एंड नॉन कंडक्टिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मास इस तरह से कनेक्ट किया गया है, और इसका जो लेंथ है दैट इज l, इस रॉड का लेंथ l है जो रॉड हमने बनाया, इसके एक एंड में m मास कनेक्ट किया। अनदर पॉइंट पार्टिकल ऑफ द सेम मास इज अटैच टू द अदर एंड ऑफ द रॉड। यहां पर एक सेम मास का, m ही मास का दूसरा एक पार्टिकल अटैच किया जाता है। द टू पार्टिकल्स कैरी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो हम लोग देख सकते हैं एक प्लस क्यू चार्ज कैरी कर रहा है और एक माइनस क्यू चार्ज कैरी कर रहा है। दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे लगे रहे, हमने खींच रखा है, तो फील्ड लाइंस तुमने पढ़ रखा होगा, तो फील्ड लाइन से पता चल जाता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सच दैट रॉड मेक्स एन एंगल थीटा से 5 डिग्रीज विद द फील्ड। ये थीटा जो थीटा की वैल्यू बता रहा है, थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री, मतलब ये बताना चाह रहा है ये थीटा बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा थीटा है। ठीक है, with the field direction find the expression for minimum time needed for the rod to become parallel to the field। मतलब ये रॉड कब किस मिनिमम टाइम में इस तरह से पैरेलल, फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। मिनिमम टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होगा यार यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इसको, जैसे मैं एक दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको रखा है ना, इस रॉड को रखा है ना, अब ये फील्ड में रखा है तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, है ना। जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में, देखो पी क्रॉस सी करोगे तो इस सेंस में टॉर्क को रोटेट करने की कोशिश करेगा, टॉर्क इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा इस सेंस में। अब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, अब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये जो रॉड है एक बार इस तरह से तो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस तरह से अलाइन हो जाएगा, शुरुआत में ऐसा था रॉड, है ना, थीटा एंगल पे। उसके बाद एक बार इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, फिर क्या होगा, लेकिन उसके पास वो इनर्शिया रहेगी, उसके पास कुछ यहाँ पर एंगुलर स्पीड रहेगी इस पॉइंट पे, तो वो अगेन नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, वो थीटा तक जाएगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि कोई भी इसमें फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो वो थीटा तक ही जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरह से ये इस तरह से ऑसिलेट होता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि क्या ये ऑसिलेशन, जो हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं। उसी के लिए तो ये सब कुछ साजिश रची गई है, थीटा इक्वल्स टू 5 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और वहां से फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वहां से
इसका मिनिमम टाइम निकाल सकते हैं। तो पहले तो चलो वो देख लेते हैं कि टॉर्क कितना लग रहा है इस पे। तो टॉर्क दैट इज इक्वल टू पी क्रॉस सी, एक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पी क्रॉस ई लगता है, और पी वेक्टर क्या है यहां पर क्यू इंटू जो चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, दो प्लस चार्ज माइनस नहीं समझते हो तुम लोग, चार्ज क्यू है इस डाइपोल में, और इसका जो सेपरेशन बिटवीन चार्ज कितना है वो लेंथ एल है। तो Q इंटू एल तो हो गया इसका P, और E वेक्टर है E, और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। अब इसका सेंस जरा देखो, किस सेंस में, देखो थीटा जो है हमारा यहां से अगर देखा जाए तो थीटा इस सेंस में हमने ले रखा है ना, थीटा इस सेंस में है, थीटा है किस सेंस में, इस सेंस में थीटा, और हमारा जो टॉर्क है वो ऑपोजिट सेंस में है ना। तो ऑपोजिट सेंस में है, दैट मीन्स एक हमारे पास में टॉर्क में ये माइनस साइन यहां पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो थीटा को ये टॉर्क थीटा को कम करने की कोशिश कर रहा है ना। यहां से देखो, तो ये हमारे पास में कुल मिला के टॉर्क आ जाता है। अब यहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, तीनों बराबर होता है। तो क्या मैं यहां साइन थीटा को 5 लिख दूं क्या, ऐसा कर दूं क्या, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, नहीं बच्चे, ये जो थीटा होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, रेडियन होती है। तो अगर करना भी रहा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट बता रहा हूं, अगर करना भी रहा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 करके साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा करना, डायरेक्टली 5 साइन 5 डिग्री को 5 मत ले लेना, ठीक है, बहुत छोटा समझ के साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा करके मत ले लेना, ठीक है। तो ये टॉर्क है, ये वाला ये जो है ये टॉर्क है, और ये टॉर्क को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं साइन थीटा को थीटा के लिए थीटा। तो ये जो दिख रहा है ना हमें, ये हमें एंगुलर एसएचएम यहां से दिख जाता है कि यहां पर एंगुलर एसएचएम होने वाला है। एंगुलर एसएचएम जैसे लीनियर एसएचएम में क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स इस तरह से होता है, उसी तरह से यहां पर हमारे पास में एक रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है, माइनस साइन सिग्निफाइज कर रहा है कि रिस्टोरिंग है, और किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, थीटा के, जैसे F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्स के प्रोपोर्शनल आता है ना, यहां पर थीटा के प्रोपोर्शनल है, थीटा स्क्वायर नहीं, थीटा क्यूब नहीं, है ना, कोई और फंक्शन नहीं, थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो इतना बात हमें समझ में आ जाता है, ये एंगुलर एसएचएम यहां पर शो कर रहा है। तो ठीक है, एंगुलर एसएचएम अगर दिख रहा है तो टॉर्क को फिर मैं आई अल्फा लिख देता हूं, आई इंटू अल्फा। तो ये जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अभी देखो ये जो रॉड है ये स्पेस में फ्री रखा हुआ है, अगर कोई भी चीज इस तरह से रिजिड बॉडी स्पेस में फ्री है, ठीक है, तो ये किसके अबाउट रोटेट करेगी, इट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट कर सकती है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम मास है, एम मास है, यहां से यहां तक की दूरी L/2 है, क्योंकि टोटल लेंथ L है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/4 प्लस ml²/4, तो 2 गुना में मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, ml²/4 प्लस ml²/4, तो ml²/2 हो गया ये, है ना, ml²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो ये डाल देते हैं यहां से डायरेक्टली लिख ही देता हूं यहाँ पे, ml²/2 दैट इज इक्वल टू माइनस QL E थीटा। तो एक L से एक L उड़ा देते हैं, और इंटू टॉर्क आई इंटू अल्फा भी आएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू देखो यहां पर से आ गई 2QE डिवाइडेड बाई ml, m इंटू एल, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, बराबर है 2QE डिवाइडेड बाई ml। ओके, सो ये अगर अल्फा आ गई तो हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। यहां से मैं एक बार इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, पेन भी दूसरा सेलेक्ट लेते हैं यार, है ना। चलो, तो ओमेगा ये बेसिकली क्या है, दिस टर्म इज ओमेगा, सॉरी एक थीटा भी आएगा ना सर, एक थीटा भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म क्या है, दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, 2QE डिवाइडेड बाई ml, दिस इज ओमेगा। तो टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड एसएचएम का टाइम पीरियड एसएचएम हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज √ml डिवाइडेड बाई 2QE। ये तो हो गया टोटल टाइम, लेकिन इस रॉड को कितना टाइम लगेगा, देखो रॉड बेसिकली कहां से कहां तक जा रहा है, पेन दूसरा पेन ले लेते हैं,
रॉड जा रहा है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है ना, फिर ये मीन पोजीशन में आएगा, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन में इस तरह से जाएगा, थीटा यहां से आगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन वो कितने टाइम में आएगा, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन से कोई भी अगर एसएचएम होता है, कोई भी इसके पास सपोज ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, माइनस है, तो यहां से लेके एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 1/4 T/4, ठीक है, ये T/4 टाइम लगेगा। तो ये T हमारे पास लगा, तो यहां से इसको एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन जाने के लिए जब वो अलाइन कर लेगा अपने आप को, वो 1T/4 का टाइम लगेगा। तो T/4 हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। T/4 की वैल्यू हो जाएगी π/2 √ml डिवाइडेड बाई 2QE, ठीक है। एंड दिस इज द टाइम, मिनिमम टाइम, क्योंकि बाद में वो और भी बार रिपीट करेगा ना यार, वहां से बहुत बार गुजरेगा, है ना, क्योंकि एक बार ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया फिर वापस से मीन पोजीशन पे आएगा, तो वो भी टाइम होगा। लेकिन हमें कौन सा टाइम बताना है, मिनिमम टाइम नीडेड फॉर दिस रॉड बिकम पैरेलल। बहुत बार पैरेलल होगा, लेकिन मिनिमम कितना, T/4 में ये एक बार पैरेलल होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1990 में, और ये टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 2 पार्ट थे इसके, फर्स्ट और सेकंड, और ये टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल्स ABC। तो यहां पर हमारे पास में ABC इस तरह के शेल्स हैं, मेटेलिक शेल्स हैं, कंडक्टिंग होंगे, और इनका रेडियस है ABC, वेयर A इज लेस देन B इज लेस देन C। तो इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है, ABC इस तरह से, और सबका सेंटर कॉमन है, ठीक है, सबका सेंटर कॉमन है। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा और इसकी प्लस सिग्मा। इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में। अब हमें बताना है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द 3 शेल्स A, B एंड C। पोटेंशियल बताना है हमें, और फिर पोटेंशियल को इक्वेट करना है, A और C का पोटेंशियल इक्वेट करना है, मेन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। अभी पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इस पे चार्जेस कितने हैं, Q1, Q2 और Q3। तो पहले हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं, है ना, पहले सेल पे चार्ज कितना है, Q1। तो डेंसिटी दी हुई है, उसको हम लोग इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो पहले का सरफेस एरिया कितना है, पहले शेल का 4πA² इंटू अब डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। उसी तरह से Q2 हमारे पास में आ जाएगा माइनस, क्योंकि सरफेस ये नेगेटिव है, ये -4πB² सिग्मा। Q3 हमारे पास में आ जाएगा 4πC² सिग्मा। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो इस पे चार्जेस हमने निकाल दिए। अब हमें सिंपल एक एक करके हम लोग देखते हैं। पोटेंशियल पहले हम लोग A पे निकालते हैं, है ना, इस शेल पे निकालते हैं। हमारे पास Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, और इस पे हमें पोटेंशियल निकालना है A पे। हम लोग कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट A दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 बाई रेडियस इसकी A, ठीक है। ये तो हो गया इस पे सरफेस पे चार्ज वाले की वजह से, प्लस अब बाहर वाले चार्जेस है, ठीक है। Q2 चार्ज बाहर है, Q3 चार्ज बाहर है, और बाहर पे कितने दूरी पे है, ये B पे है और ये C दूरी पे है। तो कितना हो जाएगा, K इंटू Q2 चार्ज की वजह से K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई B, और Q3 चार्ज की वजह से K इंटू Q3 डिवाइडेड बाई C, ठीक है। सबसे हमने K अगर कॉमन निकाल लिया तो Q1 हमने कितना निकाला था, 4πA² सिग्मा डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। ये हो गया था, K बाहर निकाले। Q2 कितना निकाला था हमने, 4πB² सिग्मा, एक माइनस साइन बाहर निकाल दिया मैंने, डिवाइडेड बाई B, प्लस 4πC² सिग्मा डिवाइडेड बाई C, ठीक है। सब ABC छोटा छोटा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करें, K को हम लोग लिख देंगे 1/4πε0 लिखते हैं, 1/4πε0 लिख दिया, ठीक है। A से A उड़ गया, B से B, C से C चला गया। अब क्या करें, 4π से 4π कर लो, 4π कैंसिल आउट हो गया। सबसे सिग्मा बाहर निकाल दो, सिग्मा बाई ε0 इंटू अंदर बचेगा A माइनस B प्लस C। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ गया। दिस इज पोटेंशियल एट A, है ना। ये हमारे पास में पोटेंशियल एट A निकल के आ गया। अगला देखते हैं, पोटेंशियल एट B निकालते हैं। अभी भी वैसे करना है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, और ये है A, ये है B और ये है C। सेकेंड वाले पे हमें इस पे हमें
पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट बी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले Q1 चार्ज की वजह से देखते हैं, तो K इंटू Q1, अब नीचे में क्या आ जाएगा, अभी क्योंकि ये अंदर चार्ज अंदर है ना, ये वाला चार्ज सिमेट्रिकली अंदर है, तो इसकी वजह से जो इस वाले सरफेस पे आएगा, ध्यान से देखो, इस वाले सरफेस की वजह पे जो आएगा पोटेंशियल जो आएगा वो K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई बी ही आएगा। ये डिस्टेंस आएगा, सेंटर से बी का डिस्टेंस आएगा, ठीक है, अगर पढ़ रखे होगे तो पता होगा, ये बाई बी। सेकेंड वाली चार्ज की वजह से K इंटू Q2, अब वो सरफेस पे है, डिवाइडेड बाई बी ही आएगा। और अब थर्ड वाले की वजह से बाहर वाले जो चार्ज है उसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, K इंटू Q3 डिवाइडेड बाई बाहर का डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे चार्ज है सिमेट्रिकली, डिवाइडेड बाई सी। तो ये सब सारा हमने पढ़ा हुआ है ना, और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग ये सब सारी चीज पढ़ के बैठे हो, ठीक है। फिर भी नहीं भी देखो तो समझ लो, ये इस तरह से हम लोग करते हैं। और इसके ऊपर मैंने पूरा एक बना के भी रखा है, पूरा प्लेलिस्ट है मेरा, वहाँ भी देख सकते हो, सारे ये सब सारे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K मैंने बाहर निकाल दिया, Q1 हम लोग लिखेंगे 4 पाई A स्क्वायर, सिग्मा भी मैं सबसे कॉमन निकाल देता हूँ अब, ठीक है, सिग्मा भी मैंने सबसे कॉमन निकाल दिया। 4 पाई A स्क्वायर आ गया, माइनस ये आ जाएगा 4 पाई B स्क्वायर, 4 पाई A स्क्वायर बाई बी आ जाएगा, 4 पाई B स्क्वायर बाई बी आ जाएगा, प्लस 4 पाई C स्क्वायर डिवाइडेड बाई C आ जाएगा। 4 पाई सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर B से B, C से C, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर टर्म बचेगा A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C, माइनस B प्लस C। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एट B, ठीक है। चलो नेक्स्ट C पे देखेंगे, C पे देखते हैं, फिर से वही कहानी, Q1 Q2 Q3 इस तरह से सरफेस पे है, A B C, पोटेंशियल एट C लिखेंगे Q1 की वजह से, तो K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई C, अंदर वाला चार्ज है ना, C, अब इस पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल हम लोग, C पे, इस पे, तो अंदर वाले चार्ज हैं Q1 Q2, अंदर वाले चार्ज हैं, प्लस K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, इससे पहले वाले में, ठीक है, K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई C, Q2 भी अंदर में है, और प्लस K इंटू Q3 डिवाइडेड बाई C, तीनों में C डिवाइड हो जाएगा, सरफेस पे है, ठीक है। K को हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही कहानी, Q1 को हमने लिखा 4 पाई, सिग्मा भी कॉमन निकाल दिया, 4 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई C माइनस 4 पाई B स्क्वायर डिवाइडेड बाई C प्लस 4 पाई C स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। कौन सा कटा, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई C माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस C, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एट C आ गया, ठीक है। अब हम लोग जरा कंपेयर करते हैं, हमें अब क्या बोला गया नेक्स्ट में, अच्छा नेक्स्ट में क्वेश्चन में बोला गया, देखो, इफ द शेल्स A एंड C आर एट द सेम पोटेंशियल, A का और C का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम कर देते हैं, तो हमें ABC में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो पोटेंशियल एट A बराबर पोटेंशियल एट C। क्या कैलकुलेट किया था भाई हमने, A में हमने किया था सिग्मा, देखो सिग्मा कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन दोनों से मैं काट दूं क्या, ऐसे ही चलो लिख लो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C, कंपेयर ही तो करना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा था, A स्क्वायर बाई C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस C, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों काट दो, और फिर ये C से C भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब बचा क्या, A माइनस B इंटू C दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बच गया, A माइनस B इंटू C दैट इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। मैं इसको काट सकता हूं, क्योंकि A सिंस A इज नॉट इक्वल टू B, रिलेशन दिया हुआ है ना, A इज लेस देन B इज लेस देन C, स्टार्टिंग वाला जो रिलेशन वो इसी के लिए दिया है ना, तो ये हम लोग काट सकते हैं, और हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है, यहां से देखो C इक्वल्स टू A प्लस B, तो ये हमारे पास में इस्टेब्लिश हो गया रिलेशन जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं।
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1991 में, और ये टोटल 4, 2 6 और 2 8, टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें 3 पार्ट थे, पहला पार्ट 4 नंबर के लिए, दूसरा पार्ट 2 नंबर के लिए और तीसरा पार्ट 2 नंबर के लिए। तो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है टू फिक्स चार्जेस -2q एंड q आर प्लेस्ड एट द कोऑर्डिनेट्स -3a एंड +3a। तो इस तरह से हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर -3a, 0 है, और यहाँ पर सपोज कहीं पे हमारे पास में +3a, 0 है। और एक चार्ज जो -2q को यहाँ पे रखा जाता है, इस जगह पे -2q चार्ज रखा जाता है, और q चार्ज को यहाँ पे रखा जाता है। इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में। ठीक है, तो एक एक करके इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर बना लेते हैं। -3a, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3a, 0 ना। यहाँ पर -2q चार्ज रखा गया है, और यहाँ पर q चार्ज रखा हो गया है। क्वेश्चन में बोला गया, ए पार्ट में बोला गया है, शो दैट ऑल पॉइंट्स इन द xy प्लेन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द टू चार्जेस इज 0 लाई ऑन अ सर्कल, है ना, जहां पर 0 हो जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट P ले लेते हैं, x, y, और हम लोग बोलते हैं कि इस पॉइंट P पे पोटेंशियल जो है दैट इज 0, हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग उसका लोकस देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग पोटेंशियल 0 करें तो कैसे कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू चार्ज की वजह से, है ना। यहाँ पर हम लोग पी पॉइंट में क्यू चार्ज की वजह से लिखना चाहते हैं पोटेंशियल, तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, दैट इज रूट ओवर, कोऑर्डिनेट आता होगा 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्यू चार्ज की वजह से आ गया। अब 2q की वजह से नेगेटिव आएगा, -2kq, है ना, k इंटू 2q डिवाइडेड बाई रूट ओवर x प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 के उधर ले जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल इक्वेट कर दिया। अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, के क्यू से के क्यू काट देते हैं, और 2 स्क्वायर कर लेते हैं सब तरफ, तो 4 टाइम्स ऑफ ये वाला 4 बन जाएगा, है ना, इसका ये मतलब ये 4 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर कर मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी कर देता हूँ ना मैं डायरेक्टली यहाँ पर, तो ये बन जाता है 9a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर दूंगा इधर मल्टीप्लाई करके, है ना, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2 3 6ax प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करें, एक एक करके ये टर्म को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, और इधर 4x स्क्वायर बन रहा है ना, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर, ये आ गया। उसी तरह से वाई स्क्वायर वाला टर्म ले आओ, वाई स्क्वायर, यार इधर है 4y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, अब ax वाला टर्म को देखो, यहाँ पर हमारे पास में 6ax, और यहाँ पर -24ax, 24a माइनस 24ax माइनस 6ax दैट इज -30ax, और ये बचेगा 4 9 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 कितना हो गया, 36 में से 9 27 हो गया ना, 27, तो प्लस 27a स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। 4 9 36 माइनस 36 में से 9 गया, 27 बचा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग एक काम करते हैं, 3 सबसे उड़ा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 से डिवाइड कर रहा है, माइनस 10ax प्लस 9a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको क्लब कर लेता हूं मैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस 5a का होल स्क्वायर, ये लिखते के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 25a स्क्वायर मैंने अगर एक्स्ट्रा ऐड किया तो 25a स्क्वायर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, है ना, तो माइनस 25a स्क्वायर और प्लस 9a स्क्वायर एक साथ क्लब करूंगा मैं, वो हो गया 16 माइनस 16a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को पहले ऐसा लिख लेते हैं,
और -16 को उधर ले जाते हैं, 16a²। 16a² को मैं 4a का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। दिस इज 4a का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहां से हमें जो रेडियस जो सेंटर है, इसका सेंटर वो कितना दिख रहा है, 5a। ये सर्कल दिख रहा है ना, ये दिस इज सर्कल, ये एक सर्कल है और इसका रेडियस है 5a,0 दिख रहा है। और इसका रेडियस है, इसका रेडियस आ जाएगा 4a। x² + y² x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। तो वो वाले फॉर्मेट से यहाँ पर हमने इसका सेंटर भी निकाल दिया और रेडियस निकाल दिया, दिखा दिया कि ये सर्कल, इसका जो लोकस होगा वो एक जीरो पोटेंशियल वाला जो पॉइंट होगा, वो जीरो पोटेंशियल वाला जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा, और उसका हमने ये निकाल दिया। ठीक है, खैर यही पूछा गया था। अब बोला गया गिव द एक्सप्रेशन Vx एट एनी जनरल पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो अब ये पूछा है नेक्स्ट। तो हमारे पास में क्या था, यहां पर हमारे -3a,0 है और यहां पर है 3a,0 और यहां पर q चार्ज रखा हुआ है, यहां -2q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब किसी भी जनरल पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करेंगे, हम लोग इसको रीजन में डिवाइड कर देते हैं, है ना। इस तरह से मैं रीजन में इसको डिवाइड कर देता हूं। तो ये रीजन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड मतलब यहां से यहां तक सेकंड है पूरा रीजन, यहां से लेके यहां तक रीजन नंबर 2 हो गया, और ये रीजन नंबर 3 हो गया। रीजन 3 रीजन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इससे इधर और इससे इधर। ये अब अलग अलग जगह हम लोग x रख के चेक करते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या क्या होगा, है ना। हम लोग लिखेंगे पहला कि x इज ग्रेटर, मतलब रीजन 1 में, रीजन 1 में हम लोग पोटेंशियल बताते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट पे। तो सपोज एक x हमने x एक्सिस में बताना है, तो एक पॉइंट हमने लिया x,0 यहां पे लिया, है ना, रीजन 1 में। तो पोटेंशियल कितना होगा, q चार्ज की वजह से देखो कितना होगा पोटेंशियल एट x, यानी x दैट इज इक्वल टू q चार्ज की वजह से kq डिवाइडेड बाई r, वही तो लिखना है। तो r कितना हो गया, x - 3a। ठीक है, दिख रहा होगा। और -2q की वजह से -2kq डिवाइडेड बाई x -3a, दैट इज x + 3a। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रीजन नंबर 2 में x अगर हमने रखा, कोई भी x हमने सपोज यहां पे रखा हुआ है x,0, ये अगर हमने रीजन 2 में x माना है, तो इस q चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, kq/3a - x हो जाएगा। ये -2kq की वजह से x - 3a, दैट इज x + 3a। डिस्टेंस ही तो लिखना है यार, ये डिस्टेंस लिखना है, बस वही लिख रहा हूं मैं। रीजन नंबर 3 पे आ जाएगा, दैट इज x < -3a पे। Vx अगर हमने x यहां पर सेलेक्ट किया है, तो q चार्ज की वजह से देखो kq/ इस q चार्ज की वजह से kq/3a। अब x यहां पर देखो, ये x नेगेटिव है ना, ये वाला x नेगेटिव है, तो यहां पर से हम लोग लिखेंगे 3a - x, 3a - x हो जाएगा, -2kq एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाई -3a, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -3a - x। अभी भी ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है ना, ये r, ये पॉजिटिव है देखो, क्योंकि x मोर नेगेटिव है, 3a से मोर नेगेटिव है, तो मतलब अल्टीमेटली ये टर्म पॉजिटिव ही आने वाला है, -3a - x। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग रीजन में पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही ईजिली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ पूछा था क्या, जनरल पॉइंट, ठीक है। अब बोला गया इसमें कि स्केच द फंक्शन Vx, तो इसी फंक्शन को प्लॉट करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे -2q चार्ज है, इस पॉइंट पे हमारे पास में 2q चार्ज है, q चार्ज है ना। तो जहां पर चार्ज इस जगह पर देखोगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल इन्फिनिटी को टेंड करेगा। पीछे जाके मुड़ के देखो, इस पॉइंट पे मतलब हमारे पास में इसका इस पे लिमिटिंग कंडीशन लगा दो, है ना। इस पे लिमिटिंग कंडीशन लगा के हम लोग देख लो कि मतलब x जस्ट नहीं, इस पॉइंट पे नहीं, रीजन 2 में देखना पड़ेगा ना। रीजन 2 में लिमिटिंग कंडीशन लगा के देख लो कि x जस्ट 3a को अप्रोच करे, मतलब x जस्ट <3a। तो हमें यहाँ पर जस्ट <3a पे दिखेगा कि ये जो टर्म है ये इन्फिनिटी को, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। x जस्ट <3a पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि देखो ये टर्म लगभग 0 को टेंड कर रहा है,
है ना। ये तो एक फाइनाइट टर्म रहेगा x इक्वल्स टू 3a पे, x जस्ट लेस देन 3a पे, है ना, 3a माइनस बोल दो, तो ये टर्म तो पॉजिटिव कुछ फाइनाइट टर्म रहेगा। ये टर्म पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये पहला वाला जो टर्म है ना। तो ये यहाँ पर इन्फानाइट होगा, यहाँ पर इस जगह पे पोटेंशियल इन्फानाइट होगा। उसी तरह से -3 पे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस इन्फानाइट हो गया। एक a पे ये क्रॉस कर रहा है, तो x इक्वल्स टू a पे ये क्रॉस कर रहा है, तो x अगर a रखेंगे तो देखो ये टर्म कौन सा रीजन 2 वाला टर्म है ना, रीजन 2 वाला टर्म देखो, x इक्वल्स टू a पे, x इक्वल्स टू a पे ये टर्म 0 को क्रॉस कर रहा है। देखो x इक्वल्स टू a रखेंगे तो vx कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 3a माइनस ए दैट इज 2a, इतना कर सकते हो, 2kq डिवाइडेड बाई 4a। तो देखो ये टर्म 0 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड किया, 0 के बराबर हो रहा है x इक्वल्स टू a पे। तो इस तरह से इसको एक एक वैल्यू लगा के हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पर डाल के तुम इस तरह से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। इधर से एक वैल्यू 3a के आगे वाला जो टर्म है, 3a के बड़ा जो टर्म है, तो इसमें देखो इसका एक रूट हम लोगों को 9a दिखेगा, है ना, इसका एक रूट 9a है, तो यहाँ पर 9a पे भी है, इसको क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। vx को प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास फंक्शन दिया हुआ है, प्लॉट कर सकते हो। स्केच हो गया। सी पार्ट में बोला गया है, इफ द पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू starts from rest at center on the center of the circle, show that by short quantitative argument that particle eventually crosses the circle। तो वो हमको दिखाना है ना। तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से, एक सीधी रेखा तो बन जाए भाई, सीधी रेखा, ये हमारे पास में है 3a,0, ये है -3a,0, यहाँ पर -2q चार्ज है, यहाँ पे q चार्ज है, और अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये बोला जा रहा है कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ द सर्कल कौन सा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है 5a,0, हमने निकाल रखा है ना, यहाँ पर देखो सेंटर हमने निकाल रखा है 5a,0, है ना, रेडियस 4a का, तो 5a,0 ये इसका सेंटर है। तो यहां से पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो ये बोल रहा है कि इवेंचुअली जब ये सर्कल को क्रॉस करेगा, है ना, तो हमें ये तो दिखाना है पहले कि इवेंचुअली ये सर्कल को क्रॉस कर जाएगा, और अगर क्रॉस कर रहा है उस जगह पर इसकी स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है ना। एक पार्टिकल को रखा गया है प्लस क्यू चार्ज को सी पे, है ना, प्लस क्यू चार्ज, यहां पर मैं प्लस क्यू लिख देता हूं, यहां से रेस्ट से यहां से छोड़ा गया है। हमें बताना है कि सबसे पहले तो ये सर्कल को क्रॉस करेगा, इवेंचुअली क्रॉस द सर्कल। अब ये हम लोग कैसे दिखाएं, तो यहां ये जो सर्कल होगा वो सर्कल कैसा होगा, थोड़ा सा मैं इसको आगे एक्सटेंड करके बनाता हूं। ये जो सर्कल है वो 4a, मतलब यहां से यहाँ पे 9a तक जाएगा, ये 9a,0 तक जाएगा इधर, और 4a मतलब 5-4a तक जाएगा ये यहाँ पर a,0 को। ये इस तरह का सर्कल होगा, है ना, ठीक है, सर्कल मान लो, ये अंडा जैसे दिख रहा है बट सर्कल है, ठीक है। तो इवेंचुअली हमें बताना है कि ये जो प्लस क्यू है ये इस सर्कल को किधर तो भी क्रॉस करेगा। तो जरा ध्यान से देखो इस चीज को, मैं एक दूसरा पेन भी सेलेक्ट कर लेता हूं। इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इस क्यू चार्ज पे देखोगे, इस कैपिटल क्यू की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, है ना, इस क्यू चार्ज पे कैपिटल क्यू की वजह से एक रिपल्सिव चार्ज लग रहा होगा, और ये -2q की वजह से एक छोटा सा कम फोर्स लग रहा होगा, है ना। ये क्यू की वजह से है ये चार्ज, एक फोर्स इधर, और -2q की वजह से एक फोर्स इधर लग रहा होगा। तो हमें बताने की जरूरत है, बहुत आसानी से दिखेगा, एफ क्यू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ -2q, के Q1Q2/r² निकाल लो, बहुत आराम से दिखेगा कि ये जो फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन -2q वाला फोर्स। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, है ना, नेट फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा, अरे यार, नेट फोर्स जो पार्टिकल पे लगेगा वो किस डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन्स ये चार्ज इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बाहर इस तरह से निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये सर्कल को इस जगह पे क्रॉस करेगा 9a,0 पे।
इससे कौन से पॉइंट पे क्रॉस करा ये 9a,0 पे, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है ना इस पे, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये 9a,0 क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर हमें वही क्वांटिटेटिव आर्गुमेंट देना था कि कैसे क्रॉस करे। ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, बिल्कुल बहुत ही आसान है। एफ क्यू चार्ज की वजह से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो उस तरफ जाएगा। अब हमें बताना है कि जब ये इसको क्रॉस करेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। तो इसको हम लोग सिंपल यूज करेंगे, क्या हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी, है ना, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, क्योंकि सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूं, इसका जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टार्ट किया ना, पार्टिकल सेंटर ऑफ द, तो ये सी बोल देता हूं मैं, और इसको बोल देता हूं डी, है ना। तो हम लोग नेट मैकेनिकल एनर्जी सी बराबर नेट मैकेनिकल एनर्जी या डी लिखेंगे, क्योंकि कोई भी इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो सी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन, सॉरी सी पे जो पोटेंशियल, इस पे एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी 0 है, तो सी पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे सी पे, है ना। तो के इंटू पोटेंशियल एनर्जी सी पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा हटा दूँ क्या यहाँ से, हाँ, सी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं के क्यू चार्ज की वजह से, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 5a माइनस 3a, दैट इज 2a, ठीक है। माइनस 2q की वजह से माइनस 2k क्यू डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 5a माइनस 3a, दैट इज 8a, ठीक है, बराबर है, बराबर। अब d जहां से ये क्रॉस कर रहा है वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब फिर दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, कैपिटल क्यू की वजह से k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर कितना हो गया 9a से 3a का डिस्टेंस 6a हो गया, माइनस 2k क्यू डिवाइडेड बाई आर, 9a से माइनस 3a का डिस्टेंस हो गया 12a, ओके। सो ये 2 6 जा 12 हो गया यहाँ पे, और ये 2 4 जा 8, तो के क्यू वाला टर्म को मैं एक जगह ले लेता हूँ, के क्यू डिवाइडेड बाई ए को भी मैं निकाल देता हूँ कॉमन, है ना। तो ये बन गया, पहले वाले टर्म से 1/2 कॉमन निकला, दूसरे वाले 1/4 कॉमन निकला, और इधर से ये दोनों तो खत्म ही हो गए, के क्यू डिवाइडेड बाई 6a, के क्यू 6a, तो ये डन तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ये, दैट इज इक्वल टू हाफ mv², बस v निकाल लिया ना मैं यहाँ से। तो 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4, तो दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाई 4a, और 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला 2 से 1/2 से एक 2 यहाँ पर और चला गया, और m को मैं नीचे ले आता हूँ, और v² है तो स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास में स्पीड आ जाएगी कहाँ पे, d पॉइंट पे, जब ये क्रॉस कर रहा होगा इस सर्कल को यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में, बहुत लंबा चढ़ा सवाल था, टोटल 3 पार्ट में पूछे गए थे, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 10 नंबर का, ठीक है, 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो खैर अगर एक पार्ट किसी ने सॉल्व कर लिया तो बाकी 2 पार्ट इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो हम लोग एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसमें बोला गया है अ चार्ज q कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक स्फेरिकल वॉल्यूम में पूरे में इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, है ना, पूरा स्फीयर है, और पूरे सॉलिड स्फीयर में हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस दी हुई है, हमें r दी हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ समझने के लिए बनाया था, इसकी रेडियस हमें कैपिटल R दी हुई है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी बोल दो या फिर इसकी सेल्फ एनर्जी बोल दो, है ना, इस सिस्टम की। अब इसको हम लोग 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है कि इस चार्ज इसकी एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, इस चार्ज कन्फिगुरेशन को बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से डिफाइन करते हैं, इस किसी भी चार्ज कन्फिगुरेशन को बनाने के लिए हमने उस पर कितना वर्क डन किया बिना उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि ऐसा मानते हैं कि एक सपोज हमारे पास किसी टाइम मोमेंट पे चार्ज यहाँ पर Q था, और हम लोग इन्फिनिटी से dq चार्ज लेके आ रहे हैं, dq चार्ज लेके आ रहे हैं, तो कितना हमने फिर वर्क डन को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं रेडियस के लिए, और उससे हम लोग एक तरीका वो है, वो जनरल तरीका है, सभी लोग उससे करते हैं। हम लोग कुछ इसमें अलग करते हैं ताकि हमें फील भी आ जाए, है एक अलग तरह की फील आ जाएगी तुमको।
तो हम लोग इसको करेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, है ना, एनर्जी डेंसिटी। हमें पता है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड, किसी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उस पर एनर्जी स्टोर होती है। और उसी से हम लोग निकालते हैं, जैसे कैपेसिटर के अंदर हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर निकालते हैं, है ना, इंडक्टर के अंदर हम लोग हाफ एल आई स्क्वायर निकालते हैं, वो हम लोग एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग उसको यूज करके निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरह से। अगर हमने यहाँ पर क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है ना। तो हम लोग सेम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं अगर ये जो इसको अगर हमने यूनिफॉर्मली इस तरह से चार्ज कर दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल पूरे वॉल्यूम में चार्ज अगर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड है और बाहर में भी एनर्जी स्टोर्ड है। तो हम लोग बोलेंगे जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है यू, दैट इज इंटरनल प्लस यू एक्सटर्नल, है ना। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग एक काम करें, यू इंटरनल निकाल देते हैं। यू इंटरनल, इसके अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है, इसके अंदर की एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको यूज करेंगे, एनर्जी डेंसिटी जो होता है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग कोई एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंटल वॉल्यूम लेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से, और फिर हम लोग एनर्जी निकालेंगे, है ना। तो इंटरनल, इसके अंदर की एनर्जी यू इंटरनल, जो इसके अंदर की एनर्जी हम लोग निकालना चाहे, तो किसी भी हम लोग एक काम करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हम लोग लगाएंगे कैसे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक dx विड्थ का एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, और ये कैसा है एलिमेंट, हम लोगों ने एक स्फेरिकल शेल कंसिडर किया हुआ है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना लिखेंगे, अगर इस पे टोटल चार्ज Q है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये तो पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर तो बहुत बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, है ना। ये नहीं याद है तो पता कर लो, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे अंदर में स्फेरिकल वॉल्यूम है, उसके अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्यू चार्ज है तो के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। तो हम लोग यहां पर लगाएंगे यू इंटरनल, हम लोग निकाल रहे हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर हम लोग हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, दैट इज के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन आर रेज़ टू पावर 6, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग इसके छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमको इस वॉल्यूम में जो अभी मैंने बनाया है, इस एलिमेंटल वॉल्यूम में नेट एनर्जी पता चल जाए, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इनटू एलिमेंटल वॉल्यूम में, वॉल्यूम कितना है उसका, एलिमेंटल वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इसका वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, x वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो यहां जो भी अंदर एनर्जी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो सारी एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक k को हम लोग काट देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा वो, बाकी कांस्टेंट बाहर निकल जाते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई 2r रेज़ टू पावर 6, के क्यू स्क्वायर बाई 2r रेज़ टू पावर 6, अंदर बचा हुआ टर्म है x रेज़ टू पावर 4 dx, x वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r रेज़ टू पावर 6 x रेज़ टू पावर 5/5, और लिमिट पुट कर देते हैं, दैट इज r रेज़ टू पावर 5/5 विच इज इक्वल टू, ये कट जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 10r, ठीक है। ये अंदर एनर्जी है। बाहर की एनर्जी जरा कैलकुलेट करें हम लोग, है ना, बाहर की एनर्जी कैलकुलेट करें, तो बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वही चीज करेंगे हम लोग, है ना, इसको मैं 1 मिनट हटाता हूँ, सेम वही चीज करेंगे। बाहर में हमें एक इस तरह का हम लोग एक इस तरह का हम लोग स्फेरिकल, हम लोग क्या बन रहा है यार, ये एक इस तरह का हम लोग स्फेरिकल शेल कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ की, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड u एक्सटर्नल में निकाल रहा हूं, u एक्सटर्नल निकाल रहा हूं, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये भी हम लोग वही लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, k इंटू
के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम 4 पाई, इसका वॉल्यूम, यहां पर एनर्जी देख रहे हैं ना 4 पाई पूरे में है ना, 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगेन हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आर की लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, सॉरी एक्स की लिमिट पुट करेंगे आर से लेके इंफिनिटी तक, बाहर में देख रहे हैं आर से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अभी भी यहां से एक काम करेंगे हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक के उड़ेगा यहां से, है ना, तो एक के उड़ेगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, एक के बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा, और ये 2 नीचे आएगा, है ना, और इंटीग्रल वाला टर्म में बचेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, यहां से इसको नहीं काटा है, यहां से बाद में काटा है, ऐसा समझ लो, एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये वेरी करेगा आर से लेके इंफिनिटी तक। तो दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स और लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो u मेरे पास टोटल जो आ गया, टोटल एनर्जी अंदर प्लस बाहर, दैट इज u टोटल, है ना, u एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 10r प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, दैट इज इक्वल टू 2 और 10, 10r यहाँ कॉमन निकल गया, के क्यू स्क्वायर प्लस 2 5 के क्यू स्क्वायर, दैट इज 3/5 के क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, है ना, 3/5 के क्यू स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी अंदर इसमें कितना है, अंदर एनर्जी है इतना के क्यू स्क्वायर बाई 10r, बाहर एनर्जी कितना है के क्यू स्क्वायर बाई 2r, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी नीडेड टू कंप्लीटली disassemble the planet Earth against the gravitational pull amongst its constituent particles। तो सेम अभी वही एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है। अभी बोला गया कि अर्थ के टुकड़े टुकड़े करने में, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को में इसको टुकड़े करने में कितना हमें एनर्जी लगेगा। तो अभी हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने निकाला है ना, एनर्जी निकाला, अभी सेम एनर्जी हम लोग इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं ग्रेविटेशन के केस में। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, चार्ज पार्टिकल्स थे, है ना, और वहां हमने जो एनर्जी निकाला, एनर्जी हमने निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक में, टोटल एनर्जी कितना निकाल दिया हमने, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, है ना, देखो यहां पर निकाला 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ठीक है, इतनी एनर्जी थी, है ना। ये एनर्जी कहां पे, अंदर प्लस बाहर निकाला, तो ये किसकी वजह से आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब देखो जो ग्रेविटेशन में देखो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सब कुछ वहां पर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, वहां पर K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है यहाँ पर इस दोनों में, है ना। तो सारा चीज जो यहाँ पर K है वहां हम लोग G से रिप्लेस कर सकते हैं, Q1 Q2 को मास से रिप्लेस कर सकते हैं, और R तो है ही, है ना। तो अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह से, सॉलिड स्फीयर ही है, और यहां पर मास से रिलेटेड एनर्जी होगी, जैसे वहां पर चार्ज से रिलेटेड एनर्जी, यहां पर जो मास से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको एनर्जी इसके पास कितनी है, इसकी सेल्फ एनर्जी 3/5 के जगह G, क्यू स्क्वायर की जगह m स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, इतनी एनर्जी है। अब इस इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी इसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। बस इसी का हमें इसी को कैलकुलेट करना है ना, वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है हमें। तो 3/5 इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं, Gm बाई आर स्क्वायर में टर्म में इसको तोड़ता हूं, और एक मास इंटू आर, है ना, इस टर्म में इसको मैंने अलग तरीके से लिख लिया, है ना। ऊपर नीचे हमने क्या किया, आर से डिवाइड कर दिया। तो Gm बाई, क्योंकि Gm बाई आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है ना, 3/5 ये G की वैल्यू आती है, G और m इंटू आर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल के दी हुई है, तो 2.5 इंटू 10⁻31। तो जी की वैल्यू तुम जो लेना चाहो ले लो, जो मेरे को तो इजी लग रहा है यहाँ पर 10 अगर हम लोग ले लें तो थोड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाए, 9.8 लेना 9.8 ले लो, तो 5 2 जे 10 हो गया, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 दैट इज 5, और 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 10⁻31, इतनी जूल, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। तो बी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं और जो ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिलेट कर सकते हैं. इफ द सेम चार्ज q कूलम एज इन पार्ट a गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r. अब देखो प्रॉब्लम में क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर बोला ना, कंडक्टर. अब बाकी अभी नॉन कंडक्टिंग, अगर ये मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो नॉन कंडक्टिंग में क्या अंदर भी इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग. लेकिन जैसे ही हमने इसको बोला कि कंडक्टिंग स्फीयर, दैट मीन्स ये जो सारे के सारे जो चार्ज हैं ये कहाँ आ जाएंगे, ये सारे के सारे चार्ज सरफेस में आ जाएंगे. तो टोटल चार्ज सरफेस पे कितना हमने यहाँ पर लिखा, क्यू चार्ज हो गया. ये चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है. अब इसकी एनर्जी हमें डिफाइन करनी है बहुत आसानी से. अगर तुमने फर्स्ट पार्ट समझा है तो अभी यहां पर देखो अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो अंदर की इंटरनल तो एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं. बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बाहर सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर में. तो बाहर की एनर्जी हमें निकालनी है, और बाहर की एनर्जी अगर ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है फर्स्ट पार्ट में. बाहर की एनर्जी कितनी होती है, यू. सेम वही चीज है ना, क्योंकि यहां पर भी सेम क्यू चार्ज की वजह से बाहर कितनी एनर्जी थी वो हमने निकाल दिया था, है ना. कितना हमने निकाला था, KQ²/2R बाहर, यू एक्सटर्नल. तो सेम अभी वही चीज चल रहा है, यहाँ पर यू इंटरनल 0 है और यू एक्सटर्नल हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट इज KQ²/2R, है ना, KQ²/2R. नहीं मन भरता है तो फिर से अगर करने की इच्छा होती है तो कर लो. यू एक्सटर्नल कैसे लेंगे, ½ε0E², दैट इज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसमें, वही वाला हम लोग एनर्जी डेंसिटी लिख रहा हूं. बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ½ε0E². जब लिखेंगे तो लिखेंगे KQ/R², है ना, KQ/R². तो R² की जगह पे कोई भी रैंडम x², KQ/x² ले लेते हैं, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसका स्क्वायर इंटू 4πx² dx वॉल्यूम, उसको इंटीग्रेट कर लो, है ना. सेम वही चीज हो रहा है R से इंफिनिटी तक. ये मेरे पास में U एक्सटर्नल है या U टोटल, क्योंकि इंटरनल 0 है, U टोटल, जो टोटल एनर्जी जो पूछा जा रहा है. तो एनर्जी डेंसिटी से यहां से भी हम लोग निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी KQ²/2R. तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट कर रखा है. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में. ये टोटल 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें टोटल 3 पार्ट है. पहला जो पार्ट है वो 2 नंबर के लिए, दूसरा 3 नंबर के लिए, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था. तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एंड B हैव द सेम सेपरेशन दिया हुआ है बिटवीन द प्लेट्स. तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में D, इस तरह से, है ना, और A और B दोनों में सेम सेपरेशन है. द प्लेट एरिया ऑफ A एंड B आर this meter square and this meter square. A slab of dielectric constant of relative permittivity K equals to 9 has dimensions such that it can easily fill the space between plates of capacitor B. इस चीज को हम समझते हैं. सपोज हमारे पास में ये वाला B है ना, B का जो एरिया दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ B वो दिया हुआ है हमारे पास में 0.02. और इस पे अगर हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक को रखते तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता, है ना, यहां से यहां तक का एरिया पूरा कवर कर लेता ये डाइलेक्ट्रिक. ये उसका कहने का मतलब है ना. लेकिन हमने उसको रखा है ए पे, तो ए का जो एरिया है वो बी के एरिया के डबल है ना. बी का एरिया कितना है, बी का एरिया है 0.0402 मीटर स्क्वायर और ए का कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर एरिया है. इसका मतलब कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हमने यहां पर डाला है तो सिर्फ इसका आधा पार्ट ही वो डाइलेक्ट्रिक कवर कर पा रहा है ना. और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, 9 है. तो पहले पार्ट में बोला गया द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड ए में रखा गया है. ए इज देन चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट. इसको 110 वोल्ट से चार्ज किया गया. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ए एंड एनर्जी स्टोर्ड. ये हम लोग कैसे निकाले, तो देखो इसको ध्यान से देखो. ये अगर ऐसा है, ये कैपेसिटेंस मैं बना रहा हूं, ए जो कैपेसिटर है वो बना रहा हूं. ये कुछ इस तरह से कैपेसिटर है. अब हम लोग इफेक्टिवली इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आधे पार्ट में तो हमने स्लैब डाल दिया, है ना. इस तरह का कैपेसिटेंस है. कैपेसिटेंस के आधे पार्ट में तो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और आधा पार्ट जो है वो मेरा खाली है, दैट मीन्स एयर है ना. इस तरह का सिचुएशन है.
तो A/2 एरिया में तो हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है इसकी, K=9 है, और बाकी एरिया हमने खाली है, दैट इज एयर है। तो यहां से देखो, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो दोनों कैपेसिटर्स, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि दो कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में है ना, दो पैरेलल में कैपेसिटेंस, क्योंकि उनके क्रॉस पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम है, दैट इज 110 वोल्ट अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम है, तो पैरेलल में हो गया। तो C इक्विवेलेंट हम लोग इसका लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू विथ डाइलेक्ट्रिक CD लिख देता हूं, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक या फिर एयर के साथ CA लिख देता हूं, C एयर है ना, CD मतलब विथ डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट CD में बोल रहा हूं, और ये एयर वाला C एयर बोल रहा हूं, ये इफेक्टिवली हम लोग C इक्विवेलेंट लिख रहे हैं इसका, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट मैं लिखता हूं, C इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट का क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये इसका CD लिख दिया हमने, और CA क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, वेयर एरिया इज कितना 0.02 है ना, आधा एरिया, टोटल 0.04 एरिया है, 0.02 डाइलेक्ट्रिक में है, 0.02 मीटर स्क्वायर विदाउट डाइलेक्ट्रिक है एयर के साथ में, तो ये ए वहां पर हो गया। तो के हमने निकाल देता हूँ यहाँ पर से, के की वैल्यू 9 है ना, तो एप्सिलॉन नॉट A/D अगर कॉमन निकाले तो 9 + 1 दैट इज 10, यहाँ से हम लोग फैक्टर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 10, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू पुट करते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया, एरिया हम लोग कितना लेंगे 0.02 लेंगे, समझ रहे हो क्यों, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई D इज 8.85 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 से -2 टाइम्स में, और 10⁻⁻10 हो गया, और ये 10 से -10 कट गया, और ये बचा 2 इंटू 10⁻⁻9 आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻9, और ये फेरड हो गया, इतना फेरड, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 नैनो फेरड इसकी कैपेसिटेंस हो गई है ना, CA, ठीक है, सिंपल है। अब बोला गया है इस वोल्टेज पे चार्ज हुआ, इस वोल्टेज पे, तो इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिंपल हाफ CV², तो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू V² इज 110 का स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंपल एनर्जी, इस तरह से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A पार्ट इसका सॉल्व हो गया। B पार्ट में बोला गया द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव्ड फ्रॉम A, बैटरी को अब डिस्कनेक्ट किया गया, और और क्या किया गया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया है, पहले तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया A से, है ना, और अब डाइलेक्ट्रिक भी रिमूव कर लिया गया, तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन रिमूविंग द स्लैब फ्रॉम A, तो क्या क्या यहाँ पर काम हो रहा होगा, तो देखो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर था, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें था अंदर में A में, कुछ इस तरह का कंडीशन रहा होगा, तो बैटरी जब थी तो ये चार्ज हो गया होगा, सफिशिएंटली टाइम पे थी, तो ये बैटरी इसको चार्ज कर दिया होगा Q से, दैट इज इक्वल टू C इंटू V, है ना, तो कैपेसिटेंस हमने 2 नैनो फैराड निकाला था, 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 110, इतने से चार्ज हो गया होगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 220, तो 220 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, इतने से चार्ज हो गया, दैट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, नहीं सॉरी -11 नहीं होगा ना, ये 2 से कम हो गया, तो ये -7 कूलम, तो इतना चार्ज हो गया होगा, है ना, इतना चार्ज हो गया होगा, ये कैपेसिटेंस जो है वो इतना, इस पे प्लेट पे इतना चार्ज हो गया होगा। अब इस स्लैब को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, है ना, तो स्लैब रिमूव करने पे क्या होगा, स्लैब रिमूव करने पे दो चीज होगा, इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, स्लैब रिमूव किया तो क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, चार्ज तो वही रहेगा लेकिन इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, स्लैब रिमूव किया तो, है ना, तो अभी इसको स्लैब रिमूव किया यहां से, तो अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई वो हम लोग जरा निकाल सकते हैं क्या, अब इसकी जो कैपेसिटी पहले ये था, लेकिन एक चीज है कि चार्ज वही रहेगा, यहाँ पर जो चार्ज है ना प्लेट पे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज है, वो वही रहने वाले हैं, स्लैब रिमूव करने से एक ही चीज होगा, अब इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी, पहले कैपेसिटेंस
सॉरी 2 नैनो फेराड थी, अब चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। अब इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी यहाँ पर सी न्यू जो भी है ए की, दैट इज इक्वल टू सी डैश ए लिख देता हूँ मैं, नया कैपेसिटेंस ए का डाइलेक्ट्रिक निकालने के बाद एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अब ए कितना है यहाँ पर, एरिया 0.04 स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया इज 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई डी। डी इज डी कितना भाई 8.85 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कैंसिल आउट हो गया -2 टाइम्स में, और 10⁻⁻10 हो गया, और बच गया हमारे पास में 0.4 नैनो फेरेड। ठीक है, तो ये मेरे पास में कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन कितना वर्क डन हुआ, तो अभी पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी इसमें और अभी कितनी एनर्जी, उसका डिफरेंस जो आया, एनर्जी स्टोर जो भी है उनका डिफरेंस वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इनिशियली इसके पास जो एनर्जी स्टोर थी वो कितनी थी, यहां पर जो Q है ना, तो Q तो वही रहने वाला है, Q स्क्वायर बाई 2C 1 पहले था, है ना, पहले 2CA कुछ था जो हम लोगों ने निकाला था, कितना यहाँ पर निकाला था ना 2 नैनोफेरेड CA, वो 2CA 2 नैनोफेरेड माइनस, अब इसमें Q चार्ज तो वही है, Q स्क्वायर बाई 2CA डैश हो गया अब, और इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, वर्क डन हुआ होगा उसके ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर CA कितना है 2 नैनोफेरेड है, और CA डैश कितना है 0.4 नैनोफेरेड, तो इन दोनों का डिफरेंस इज वर्क डन। अब इसके लास्ट पार्ट में बोला गया है द सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड बी फिलिंग इट कंप्लीटली, द टू कैपेसिटर्स ए एंड बी आर देन कनेक्टेड एज शोन इन फिगर सी। तो अब क्या किया गया है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसको अब बी में डाल दिया गया है ना, बी में डाल दिया गया है, और ए, अब बी को ये कंप्लीटली पूरे एरिया को फिल करता है, और ए से तो वो निकाल दिया गया है, तो ए इस तरह से है और बी में इस तरह से स्लैब लगा के इसको कनेक्ट किया हुआ है ना। अब यहां देखो चार्ज तो ए के पास थी पहले अगर देखा जाए, जब कनेक्ट करने से जस्ट पहले ए में कुछ चार्ज था, और वो चार्ज हमने कैलकुलेट किया हुआ था, है ना, 2.2 इंटू 10⁻⁻7, 2.2 इंटू 10⁻⁻7 कुल। तो ये कनेक्ट करने से पहले की बात है, QA इतना था, है ना, और CA कितना था, CA डैश जो हमने निकाला था, कैपेसिटेंस कितना था वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालने के बाद 0.4 नैनोफेरेड, है ना। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 0.4 नैनोफेरेड है, और B की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी CB, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया, CB डैश में बोलता हूं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A बाई D, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एप्सिलॉन आर कितना है 9 है, इंटू एरिया बी कहता है 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई डी, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻4, ये कैंसिल आउट हो गया 10⁻⁻2 में 10⁻10 टाइम्स में, ऊपर बचा मेरे पास में कितना 2 9 18, तो 1.8 नैनोफेरेड, ये मेरे पास में कैपेसिटेंस बी की यहां पर अब जो है दिस इज 1.8 नैनोफेरेड। अब इन दोनों को कनेक्ट किया गया, है ना। अब क्या हो रहा है देखो, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, अब इन दोनों को कनेक्ट किया गया, अब क्या होगा, ये जो चार्ज इसमें तो चार्ज है ना, इसमें चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें आदान प्रदान होगा चार्ज का, है ना, इन दोनों में चार्ज का आदान प्रदान होगा, लेकिन जो नेट चार्ज है वो तो कंजर्व रहेगा ना, नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, नेट चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो नेट चार्ज तो अभी भी मेरे पास मतलब दोनों को कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल चेंज होगा, है ना, नेट पोटेंशियल इसका चेंज हो जाएगा, एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, लेकिन नेट चार्ज जो होगा वो इतना ही होगा, नेट चार्ज चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो कैपेसिटेंस है नेट कैपेसिटेंस इसका निकाल देते हैं, सी इक्विवेलेंट अगर इस दोनों का अगर हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल दें तो वो हो जाएगा, देखो दोनों किस तरह से कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट विल बी CA डैश प्लस CB डैश, दैट इज इक्वल टू CA डैश निकाला था 0.4 प्लस CB डैश 1.8 इतना नैनोफेरेड, दैट इज 2.2 नैनोफेरेड, तो सी इक्विवेलेंट मेरे पास में आ गया इनका,
क्यू मेरे पास पता है इसका 2.2 इंटू 10⁻⁻7 है ना। सी पता है, क्यू पता है, तो हमें एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड दैट इज क्यू स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट, है ना। दैट इज 2.2 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10⁻⁻9, 2.2 नैनोफेरेड। तो यहां से ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये एनर्जी आती है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 जूल के बराबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।